हे गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो? बढ़िया। आई होप कि तुम लोग मस्ती के साथ साथ क्या पढ़ाई चल रही होगी। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मस्ती भी करो और पढ़ाई भी चलनी चाहिए। एंड आई होप कि वैसा ही हो रहा होगा। ओके। सो आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ ट्वेल्थ का डाल रहे हैं, 11th का तो आ नहीं रहा। बट ऐसा नहीं है, 11th भी आएगा, 12th भी आएगा एंड धीमे धीमे सारे आ जाएंगे। ठीक है ना? धीमे धीमे सारे आएंगे, बस उसकी आप टेंशन मत लो। 11th 12th कॉम्पिटेटिव नीट जेई सारे आएंगे, यहाँ पे सब कुछ आने वाला है, मैं सब कुछ करवाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल बॉन्डिंग। बट उससे पहले मैं 11th वाले बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, यार स्ट्रेस मत लेना तुम, है ना? क्योंकि मैं देखता हूँ कि 11th वाले बच्चे बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं बनता या फिर सिलेबस बहुत ज्यादा लगता है। तो हाँ, ऐसा है क्योंकि 10th और 11th में बहुत ज्यादा गैप है। तुम 10th करके 11th में आते हो तो सिलेबस बहुत ही वास्ट हो जाता है, मतलब वहां पे यूं छोटा होता है तो यहाँ पे इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? तो स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और धीमे धीमे करते जाओ। धीमे धीमे करते जाओगे, एक टाइम आएगा यू आर बूम बास्टिक, रॉक हो जाओगे बिल्कुल। है ना? ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस ज्यादा है। ठीक है ना? तुम बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो, सुपर माइंड ब्लोइंग, कहीं तुम्हारी एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसी पे कोई शक नहीं है। बट सिलेबस का थोड़ा होता है, तो मैं यही बोलूंगा थोड़ा कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे करते जाओ, धीमे धीमे करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करो, हर रोज करो। एक टाइम आएगा तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा और तुम फिर अगर जेई के लिए फाइट करो, नीट के लिए फाइट कर रहे हो, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनो। ठीक है ना? अगर खुद पे भरोसा है ना तो कर लोगे। तो सबसे पहली बात, खुद पे भरोसा करना सीखो। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। राइट? केमिकल बॉन्डिंग आज बस इंट्रोडक्शन क्लास में दूंगा इसका, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है? अब जरा बच्चों देखो, जो बॉन्डिंग केमिकल जो केमिस्ट्री होती है ना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर पढ़ो तो मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा, थोड़ा फील करके पढ़ो। है ना? तो जो रियल लाइफ होता है, डे टू डे लाइफ में तुम देखते हो ना, उससे अगर रिलेट करके पढ़ते हो ना तो आई थिंक केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी समझ में आएगा। है ना? जैसे फिजिक्स पढ़ते हो उससे थोड़ा डिफरेंट पढ़ो। है ना? तो केमिस्ट्री क्या होता है, जैसे मान लो कि दो फ्रेंड के बीच में अच्छी बनती है, अच्छी पट्टी, अच्छी दोस्ती है, कहते हैं यार उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक, हम ये नहीं कहते कि उन दोनों की बायोलॉजी अच्छी है, उन दोनों की फिजिक्स अच्छी है, उन दोनों की मैथ्स अच्छी, नहीं, उन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। ठीक है? दो फ्रेंड्स में बहुत अच्छी दोस्ती है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं बॉन्डिंग है। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत क्या होता है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर अपनी इमेजिन पावर अच्छे रखोगे, थोड़ा इमेजिन करोगे, थोड़ा फील करोगे, तो केमिस्ट्री में अच्छा खासा इंटरेस्ट आएगा। है ना? ठीक है? तो जैसे इसमें क्या होता है, जितने भी सारे जो थ्योरीज होते हैं ना, वो काल्पनिक होता है, इमेजिनेशन होता है। ठीक है? अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई एटम्स है ना, तो सारे वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। तो पहले क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होता है, तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे है ना थ्योरीज दिया जाता है। राइट? तो थ्योरीज वो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे थ्योरी आते हैं, वो टोटली क्या होता है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। फिर भी तुमको पढ़ना है, क्योंकि लाइफ में चिल मारना है, लाइफ में ऐश करना है, लाइफ में पैसे कमाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। जबकि इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना है नहीं, फुल ऑन क्या इमेजिनेशन है, काल्पनिक है सारी बातें। ठीक है? तो काल्पनिक बातें तो तुम भी थोड़ा सा कल्पना कर लो ना, थोड़ा इमेजिन कर लो, अगर इमेजिन करके पढ़ा तो मजा आ जाएगा यार। ठीक है ना? तो केमिकल बॉन्डिंग देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो लोग बॉन्डिंग फील कराने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग है क्या, बेसिकली क्या होता है बॉन्डिंग। है ना? रट्टे नहीं मारना कि बॉन्डिंग आके बुक में तो पढ़ लिया उसको। तो बॉन्डिंग क्या होता है, कहीं पे भी देखो बॉन्डिंग, मान लो कि जैसे दो फ्रेंड में अच्छी बनती है, कहते हैं यार उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। समझ में आ रही ना? तो बॉन्डिंग कुछ नहीं होता, बेसिकली इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? दो फ्रेंड्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब दो फ्रेंड्स के बीच में क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी बहुत अच्छी है। राइट? तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग, क्या हो जाएगा बताओ, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। है ना? कुछ इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही ना? ठीक है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या करता है बताओ, हु होल्ड द एटम, हु होल्ड द एटम टुगेदर
इन अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, इसमें दो एटम है ना, दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम को बांध करके रखते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? सो बॉन्डिंग कुछ नहीं होता, बेसिकली ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन who hold the atom together in a molecules। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे CH4 ले लिया या H2O ले लिया, तो H2O में क्या होता है बताओ, यहाँ पे ये सारे एटम तीन तीन एटम्स हैं, तो तीन तीन एटम्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या करता है, एक बांध करके रखता है। वो समझ में बात आ रही है ना? बोलो। तो मान लो कि जैसे मान लो कि दो भाई भाई के बीच में है, तो दो भाई के बीच में क्या प्यार होता है, ठीक है, बॉन्ड कहते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। एक फैमिली की तरह होती है। क्यों एज ए फैमिली क्यों रहती है? क्योंकि जितने सारे फैमिली मेंबर है उनके बीच में क्या होता है, प्यार होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो अगर वो प्यार ही है, वो फैमिली मेंबर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो सारे फैमिली मेंबर को क्या करती है, वो बांध के रखती है। नहीं तो फैमिली बिखर जाती है, टूट जाती है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो फैमिली क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग इज नथिंग, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे जरा देखो, मैंने इस तरीके से दिखाया, ठीक है ना, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एक्चुअल में जो 9th-10th में तुम पढ़ के आते हो कि हाँ ये बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड बस अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं कि दिखाते हैं कि हाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के बॉन्ड अप है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। इनके बीच में क्या होता है, सिर्फ एक इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे भाई है, दो भाई है, ठीक है, तो दो भाई के बीच में बॉन्डिंग होता है, तो क्या मार्केट जाते हो दोनों भाई तो क्या धागा बांध लेता है दोनों कि हम दोनों भाई है? नहीं ना। हस्बैंड वाइफ है बेस्ट एग्जांपल, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होता है ना, अट्रैक्शन अच्छी खासी है। तो हस्बैंड वाइफ जब मार्केट जाते, इमेजिन करो, तो क्या दोनों रस्सी बांध लेते, दोनों धागे बांध लेते, थ्रेड बांध लेते दोनों एक दूसरे में कि मैं और वो हस्बैंड वाइफ है? बात समझ में? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन वहां पे एक अट्रैक्शन है जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ है, एक फैमिली में एज ए फैमिली वो रहते हैं वहां पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। बात समझ में आ रही है? तुम लोग वो गाना गाते हो ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो मैनू कहती नाना नाना कहती नाना, मतलब वहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है। समझ में आ रहा ना? वो मैनू कहती नाना ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे है ही नहीं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहीं पे क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा। तो क्या बॉन्डिंग समझ में आ रहा है? बॉन्डिंग इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही ना? हु होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम को बांध करके रखता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसको रट्टे मारोगे क्या? नहीं ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स हु होल्ड द एटम टुगेदर इन अ सिंगल स्पीसीज इन अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एक फैमिली की तरह हो गया जहां पे सारे एटम्स क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही ना? वो मैनू कहती ना ना ना, मतलब भाई कोई अट्रैक्शन नहीं उधर, तो झूठ मुटका उसके पीछे बढ़ा हुआ, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उधर नहीं है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो बॉन्डिंग भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही ना? अब देखो केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गया। अब दूसरा यहाँ पे जो पहला सवाल उठता है वो है कि व्हाई डू एलिमेंट्स आर कंबाइंड? व्हाई डू एलिमेंट्स आर कंबाइंड? एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करता है? क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा बताओ? ठीक है, क्यों करेगा? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन क्यों करता है। तो सिंपल है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। सिस्टम डिमांड क्या करता है? स्टेबिलिटी चाहता है। हर कोई क्या मांगता है? स्टेबिलिटी मांगता है। कोई भी अनस्टेबिलिटी में रहना नहीं चाहता। जैसे सपोज करो तुम किसी नए शहर में जाते हो, नई सिटी में जाते हो और वहां पे तुम बिल्कुल अकेले हो। तो बिल्कुल अकेले हो मतलब क्या? बिल्कुल प्योर बेल्ले हो। बेल्ले समझते हो ना? बेल्ले हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? तुम अकेले इधर उधर घूमोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मतलब तुम अनस्टेबल हो, वहां पे तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो तुम क्या सर्च करोगे? कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए, एक फ्रेंड बनाने की कोशिश करोगे। तो फ्रेंड किस लिए बना रहे हो? साथ रहोगे, साथ घूमोगे, साथ खाओगे, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, ठीक है। जैसे देखो हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो है ना H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एटम्स हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। तो जो कोई भी एलिमेंट होता है ना वो क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। मतलब एक H है ना दूसरे H के साथ कंबाइन कर लेगा और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, H2 के फॉर्म में आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो इस फॉर्म में नहीं होकर किस फॉर्म में होता है बताओ, इस फॉर्म में होता है। ये इसका एटॉमिक फॉर्म हो गया और ये इसका मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गया। तो कोई भी एलिमेंट जब एटॉमिक फॉर्म में होता है ना, हाईली एनर्जेटिक होता है, उसके पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मतलब तुम कह सकते हो वो जो एटॉमिक फॉर्म का एलिमेंट है ना, जो एटॉमिक फॉर्म में होता है वो बेल्ला होता है, ठीक है। तो बेल्ले हो गया मतलब क्या, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो वो एनर्जी को लूज करना चाहेगा, ठीक है। तो उसको दूसरे हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे अपना क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाकर के किस में जाता है, H2। तो सिस्टम क्या करता है, अपनी एनर्जी को लूज करना चाहता है। तो ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करना चाहेगा, ठीक है। और एनर्जी जब लूज करेगा तो क्या गेन कर लेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। दो ही फैक्टर्स होता है, जितने सारी दुनिया है यूनिवर्स, एवरी सिस्टम डिमांड्स स्टेबिलिटी। और एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है कि अगर सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी जितनी कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या उतनी ज्यादा होती है। फील करो इन चीजों को, है ना। कि मान लो अगर तुम्हें कोई चीज पाना है, ठीक है, तो तुम इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हो, मतलब तुम्हारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ी रहती है ना। जब तुम उस चीज को पा लेते हो, सांस लेते हो, थैंक गॉड मिल गया, मतलब तुम्हारी एनर्जी अब क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी और तुम क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन क्या करता है, इसका सिंपल सा आंसर है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। जैसे तुम सर्च करते हो ना कोई मिल जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो एलिमेंट जो एटम्स है वो भी क्या करता है, दूसरे एटम को ढूंढता है अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए कि एलिमेंट कंबाइन क्यों करता है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि एलिमेंट्स आर कंबाइन टू गेन देयर स्टेबिलिटी, टू अचीव देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो व्हाई डू एलिमेंट्स आर कंबाइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, टू गेन स्टेबिलिटी। अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करेगा बताओ, एटम्स कंबाइन करता है। बात समझ में आ रही है बच्चे। क्लियर है। तो एटम्स क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, कंबाइन करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा सवाल ये उठता है कि हाउ डू एलिमेंट्स आर कंबाइन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाउ डू एलिमेंट्स आर कंबाइन। ये एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करता है, कैसे करता है। क्यों तो मिल गया ना कि अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, कंबाइन करेगा, ठीक है। दूसरा करता है कैसे कंबाइन करता है, हाउ डू एलिमेंट्स आर कंबाइन, कैसे कंबाइन करेगा। यहाँ पे एक देखो दो रीजन होता है यहाँ पे। एक तो करेगा क्या, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और दूसरा जो तरीका होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो शेयर करेगा, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जरा देखो सिंपल सी बात होती है कि तुम मार्केट में हो, आसपास देखते हो ना कि लेन देन होता है ना, अपनी स्टेबिलिटी हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो लेन देन होता है। तो वैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी पाने के लिए एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, लेन देन करेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक बात बताऊं तुमको, यहाँ पे मान लो कि हमने सोडियम लिया और यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताओ, 281 होता है, समझ में आ रहा है ना। और देखो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि गेन स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, है ना। इसी टर्म्स में आपको पढ़ना है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या, सारे एटम्स और जो एलिमेंट है वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब, इस ऑक्टेट का मतलब क्या हो जाएगा कि आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये एक लुइस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा और उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑक्टेट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ कि 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, आउटर मोस्ट शेल में होगी। कहां पे होगा, आउटर मोस्ट
शेल में हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 होता है। यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 287 हो गया। बात समझ में आ रही ना? अब जरा देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो सोडियम है या तो क्या करेगा, बाहर से कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तभी उसका ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, मींस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लोरीन क्या कर सकता है, यहाँ पे देखो इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, नहीं तो फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी यही पॉसिबिलिटी है कि या तो एक लूज कर दे, नहीं तो 7 गेन कर ले। ठीक है ना? अब देखो इस सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बात समझ में आ रही? जैसे सपोज करो कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है और मैं ये सोच लूं यार किसी चौराहे पे खड़ा हो जाता हूँ, सबसे 100 रुपए मांगूंगा तो हो जाएगा 1 लाख रुपए। बट ये जितना आसान है कहना उतना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं किसी 100 रुपए मांगने जाऊं तो लात मार के भगा देगा मुझे, नहीं भगाएगा? कौन देता 100 रुपए आज के टाइम पे? कोई नहीं देता, मैं भी होता तो नहीं देता। ठीक है ना? तो यहाँ पे सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला मिलेगा तभी ना। ठीक है, तो इसके पास क्या ऑप्शन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर देगा तो कितना बचेगा, 2 और 8, है ना? तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन को, है ना, ज्यादा आसान क्या होगा, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, पहले से 7 है इसका, एक इलेक्ट्रॉन अगर उधार ले लेगा तो क्लोरीन की ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना? तो देखो अब यहाँ पे अगर दोनों स्पीसीज क्या, इसको भी जरूरत है लूज करना है और इसकी क्या जरूरत है, गेन करना है, तो दोनों ये क्या करेगा, एक दूसरे के पास आएगा और लेन देन करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा 2 8, और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। मतलब देखो ये भी हैप्पी हो गया ना, ये हैप्पी हो गया क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गया आउटर मोस्ट शेल में, ये हैप्पी हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे कैसा मतलब जो है ना, कैसे बॉन्ड बनेगा बताओ, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब एक बात जरा देखो यहाँ पे कि जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो मार्केट में अगर सपोज करो तुम किसी से पैसे उधार लेते हो, तो क्या पैसे उधार लेके फिर निकल गए तुम, ऐसा होगा क्या? अगर कोई तुमको पैसे दे रहा है तो वो तुम पे नजर रखेगा ना, मतलब वहां पे एक बॉन्ड बन गया। तुम भाग नहीं सकते, वो हमेशा तुमको पकड़ के रखेगा, कहीं पे पकड़ लेगा, भाई पैसे दे दे। ठीक है ना? तो सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये सोडियम और क्लोरीन के बीच ऑलरेडी एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो प्लस। और ये इलेक्ट्रॉन कर्ज लिया ना, एक इलेक्ट्रॉन कर्ज लिया, गेन लिया, तो कर्ज का मतलब हमेशा नेगेटिव, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता, बॉन्ड कहलाता है। वो ऐसा नहीं रहता, धागे से जुड़ा नहीं रहता, बस एक इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हम अपनी सिंप्लिसिटी समझने के लिए यहाँ पे बॉन्ड लगा देते। बात समझ में आ रही ना? बट ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है कि Na+Cl- साइन को पकड़ के रखेगा कि मैंने तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तू किधर जा रहा है, नहीं जा सकता कहीं पे। तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, नमक सॉल्ट NaCl हो गया। ठीक है, इसका ऐसे हम लोग दिखाते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हाउ डू एलिमेंट्स आर कंबाइन, कैसे कंबाइन करता है, इसका एक तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात समझ में आ रही है। दूसरा देखो कॉन्सेप्ट क्या आता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर वाला समझ में आ गया। अब शेयरिंग वाला देखो ऑप्शन कैसे होता है, शेयरिंग वाला ऑप्शन कैसे होता है। अब जैसे मान लो कोई 2 पर्सन है, मान लो ये 2 पर्सन है, बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को मान लो कि मैकडी में जाके पिज्जा खाना है, मैकडोनल्ड में, मैकडी में पिज्जा खाना है। अब मान लो पिज्जा का कॉस्ट कितना, 200 रुपये है, 200, बट इसके पास 100 रुपीज है, इसके पास भी 100 रुपीज है। बोलो, ना ही ये है ना बर्गर खा सकता है, मैकडी का बर्गर नहीं खा सकता, और ये भी मैकडी का बर्गर नहीं खा सकता, क्योंकि 200 है और यहाँ पे कितना 100 है, 100 है, दोनों में से कोई खा नहीं सकता ना। तो अगर सपोज करो ये बंदा अगर इससे मांगता है भाई तू मेरे को 100 रुपये दे दे, तो ये इसको देगा, बोलो देगा, क्योंकि इसके पास 100 ही है, इसको भी बर्गर खाना है ना, 100 रुपीज ही है, ये इसको नहीं देगा। अगर ये इससे मांगता है, ये नहीं देगा, ये इससे मांगे, दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों के पास ही 100 रुपये ही है। तो क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, सोचो।
कोई ऑप्शंस, कोई ऐसा ऑप्शंस निकालो जिससे दोनों इस बर्गर को खा ले, एंजॉय कर ले। तो एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि क्या कर भाई, ठीक है तुम भी 100 रुपीज मिलाओ और मैं भी 100 रुपीज मिलाता हूं। तो अब यहाँ पे देखो 100 का यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग हो गया। अब ये दोनों शेयर कर लिया, अब शेयर कर लिया तो यहाँ पे क्या 200 आ गया ना। अब ये क्या कर सकता है, ये बर्गर खरीद सकता है, तो वो बर्गर बीच में आ जाएगा ना। बोलो इस बर्गर पे जितना हक इसका होगा उतना ही हक इसका होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, क्या बॉन्ड बन गया, बात समझ में आ रही ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा क्या, शेयर वाला, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो वैसे कंडीशंस में क्या आएगा, बोलो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पॉसिबल होती है। जैसे देखो मैं अगर सपोज करूं कि मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, ठीक है हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। हाइड्रोजन नीड्स ड्यूप्लेट नॉट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 हो गया, ड्यूप्लेट का मतलब कितना हो गया 2। तो हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको भी 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो क्या ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, बोलोगे नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एक ही है। जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये ट्रांसफर कर देगा भाई, ये तो भूखा नंगा हो जाएगा, भिखारी बच जाएगा, इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। कि किसी भी कंडीशंस में, किसी भी हालात में ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्लियर है ना। तो जब नहीं देगा तो फिर ऑप्शंस क्या है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों क्या करेगा बताओ, कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा। तू भी मिला भाई, मैं भी मिला दूं। तो जब ये मिलाएगा देखो इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसके स्टेबिलिटी मतलब ये हाइड्रोजन हैप्पी हो जाएगा, और फिर देखो ये भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, और इनके बीच देखो एक बॉन्ड बन गया, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे जितना इसका हक होगा उतना ही इसका हक होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है। अगर दूसरा एग्जांपल अगर मैं तुमको दिखाऊं क्लोरीन वाला, देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है ये, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी इसको, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी इसको, तो दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों को 1 मोर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ये भी यहाँ से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा देगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा देगा। देखो इसका भी 8 हो गया, ये भी हैप्पी और ये भी हैप्पी, दोनों हैप्पी, और दोनों क्या हो जाएगा बताओ, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे कहता है हाउ डू एलिमेंट्स कंबाइन, 2 तरीके से कंबाइन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके वो क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आई होप कि इतना क्लियर हो रहा होगा। जब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आगे भी तुम लोगों का बॉन्डिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाला, बहुत अच्छा हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन तुमसे बनेगा, ठीक है ना। अब देखो एक है जीएन लुइस, है ना, एक साइंटिस्ट था जीएन लुइस, ठीक है। अब इसने क्या बताया, एक होता है ना हम लोग बोलते हैं लुइस डॉट सिंबल बोलोगे इसको, या फॉर्मूला बोल लो, है ना, लुइस डॉट सिंबल। तो लुइस डॉट सिंबल है, कुछ नहीं बताया इसने, बोला कि जो एलिमेंट होता है ना, मान लो कि हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो लुइस ने क्या किया, लुइस डॉट का मतलब ही क्या हो रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज ए डॉट रिप्रेजेंट करा, है ना। तो जैसे इसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्या, डॉट से। यही क्या हो गया, लुइस डॉट सिंबल। ओके, सो लुइस डॉट सिंबल क्या हो गया, एक फॉर्मूला होता है जिसमें लुइस ने क्या किया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शो किया एज ए डॉट, ठीक है। जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, जिसको 7 डॉट ऐसे बना करके दिखा दिया। सो दिस इज द लुइस डॉट सिंबल। सोडियम है, 1 है तो ऐसे करके दिखा दिया। फ्लोरीन है 7 है, ऐसे करके दिखा दिया। ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे दिखा दिया। इसी को बोला जाता है क्या, लुइस डॉट सिंबल। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वढ़ने की जरूरत है ही नहीं, सिंपली क्या लिखोगे, जीएन लुइस रिप्रेजेंट्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एज ए डॉट, ठीक है ना, अराउंड द क्या, सिंबल ऑफ द एटम्स, एलिमेंट का जो सिंबल है उसके चारों तरफ, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लुइस डॉट सिंबल, ठीक है। सो बच्चे ये अपना क्या था, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा, देखना मत भूलना तुम लोग, यहां से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो शेयरिंग होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सो हम लोग 1 बाय 1 करके पहले आयोनिक बॉन्ड देखेंगे फॉर्मेशन का, एंड देन फिर
कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 1 by 1 करके हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और इस वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।